तो आज के चैप्टर का नाम है चैप्टर 11 एथिक्स इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या होता है एथिक्स? मोरल प्रिंसिपल्स और बस ड्राइंग बाद में कर लेना। आओ पहले पेज पे आओ। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी। कौन सी कहानी सुनाई थी? हाँ, कि एक चोर आ रहा है रात को, एक लड़की आ रही है सामने से भागी भागी, वो आपको देख के गली में मुड़ जाती है। रात के 12 बज रहे हैं, सुनसान रास्ता है, आपको समझ नहीं आता हुआ क्या। फिर थोड़ी देर बाद सामने से एक चोर आता है भागा भागा, आदमी जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू है, उसकी बड़ी बड़ी काली काली दाढ़ी है और डरावना लग रहा है। वो आपसे पूछते कि वो लड़की को देखा, कहाँ गई? मैं उसका पीछा कर रहा था, मेरे को मिल नहीं रही वो। तो अब आप क्या करोगे? आप बताओगे कि वो कहाँ गई या आप उसको झूठ बोल दोगे? झूठ बोल देंगे। लेकिन सर हम तो बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर मोरल्स को हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। मोरल्स क्या होते हैं? एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर, कि एक पर्सन कैसा बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज मोरल्स, और उसी को हम एथिक्स बोलते हैं जब हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में, प्रोफेशनल वर्ड में आ जाते हैं। मैंने आपको और भी कहानियाँ सुनाई थी कि जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर आप पेट दर्द की दवाई लेने गए, उसने ऑपरेशन करके आपकी किडनी निकाल दी, कह रहा ना रहेंगी पेट में आंतड़ियाँ, ना होगा दर्द। तो इस तरह की अगर चीज़ें होने लगे तो आपका भरोसा उठ जाएगा किसी भी प्रोफेशन से। अगर सीएस के पास आप गए कि सर पैसे को बढ़ाएं कैसे, उसने आपकी जितनी एग्जिस्टिंग सेविंग्स थी उसको ठिकाने लगवा दिया तो आपका भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हो, मोरल्स होने बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हर एक गवर्निंग बॉडी ने मोरल्स बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। पहला पेज ब्लू वाला है, तो इसको हम रिवीजन वीडियो में कवर नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। बताओ क्या होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? बोलो। एक बंदे को फॉलो करने होते हैं। अरे होते कौन से हैं? आज जाके इसको याद कर लियो एक बंदे को फॉलो करने होते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। इसकी कहानी हमने कहाँ से शुरू करती है? हमने चैप्टर 1 में एक कहानी सुनी थी कि एक बंदा था। हमने जब सुना था कि भाई ऑडिट का जन्म कैसे हुआ, कैसे सब कुछ हुआ, तो पेड़ के नीचे सारी सभा बैठी थी। उसमें से अब जब गुरुजी ने समझा दिया कि आप ऑडिट कराओ ताकि आपको भरोसा बढ़े ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ऑडिट कराएं किससे? वहीं पर एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो कह रहा कि मैं करूँगा ऑडिट, हम फर्स्ट। तो उसको बोला कि अभी तो डिग्री मिली है तेरे को, तो ऑडिट कर लेगा? कह रहा अभी मिली है तो क्या हुआ, 5 साल से तो मैं घिसा रहा था, आर्टिकल्स में मैंने सब कुछ किया, मेरा बॉस थोड़ी कुछ करता था, सब कुछ मैं ही करता था, वो तो बस ठप्पा लगाता था, तो सब आता है मेरे को। ठीक है, मेरे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। कह रहे अच्छा तू 5 साल से काम कर रहा, चलो ये तो मान लेंगे, तेरे को डिग्री इंस्टीट्यूट ने देगी तो मतलब तू ऑडिट तो कर ही लेगा। लेकिन क्या तू ध्यान से करेगा? अब तू भी कहीं अपने बॉस की तरह आलस तो नहीं करेगा कि भैया मैं नहीं कर रहा, आर्टिकल करेगा, सारा काम मैं साइन करके दे दूँ। और वैसे भी इनको थोड़ी पता ऑडिट में क्या है, ना इनको मैनेजमेंट कुछ बोलेगी नहीं, इनको पता नहीं है, जो मैं बोलूँगा ये मान लेंगे, तो मैं साइन करके दे दूंगा। तो कह रहे ऐसा करेगा? तो कह रहे नहीं साहब, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से ड्यू केयर के साथ करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा था कि कसम खा कि तू अपना काम अच्छे से करेगा और मैनेजमेंट के साथ मिलेगा नहीं। मैनेजमेंट कल को तेरे को पैसे देगी, कहेगी झूठ बोल दे, तो झूठ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने उससे कसम खिलवाई थी कि तू हमेशा ईमानदार रहेगा, सच बोलेगा। ठीक है, तो उसने कसम खा ली एकदम अच्छे से, कह रहा मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। मैंने इंस्टीट्यूट के यहाँ भी ओथ लेके आया हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अच्छे से काम करूँगा स्टेज पे। तो अब सर गए, काम करने लगे, रोज काम करते थे, अच्छे से काम करते थे एकदम ही ध्यान से, और बीच में ब्रेक लेने जाते थे चाय टपरी पे। उसको कौन मिली? प्रेमिका नहीं मिली प्रेमिका तो बाद में बनी, और वो भी हाँ लव एट फर्स्ट साइट हो गया उसको चाय टपरी पे। और लड़की भी भाव दे रही थी जब से उसको पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वैसे तो उसको पहले ही डाउट हो जाना चाहिए था कि मेरी शक्ल देख के लड़की बात कैसे कर रही है, लेकिन उसको लगा कि जब भगवान ने डिग्री दिला दी है तो लड़की भी दिला रहा है, ऊपर वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के। तो भाई साहब बात करने लगे, बातें चलने लगी, रात के 2-2 बजे तक बातें हो रही हैं
और वो बातें भी क्या कर रहे हैं, एकदम बोरिंग बातें कि मैंने आज ऑडिट में ये किया, आज मैंने ये बिल चेक किया, आज मैंने इस डेटर को देखा। उसको शक ही नहीं हो रहा कि मैडम इतनी बातें क्यों सुन रही है। उसको लग रहा है मेरे को मिल गया मेरा सच्चा प्यार, इसी का इंतज़ार था। अब कुछ दिन निकले तो एक दिन मैडम का फ़ोन आता है कि आपकी कल ऑडिट रिपोर्ट है ना, तो आप ऑडिट रिपोर्ट पे ये लिख के देना कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं है। अब उसको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन हमें समझ में आता है वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो मैडम बिकी हुई थी, दूसरी कंपनी के लिए काम करती थी, सीक्रेट एजेंट थी। उस मैनेजमेंट ने कहा कि उससे बोलो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, ऐसा साइन करके दे। तो इसने फ़ोन घुमा दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, साइन करके देना। कह रहा मैं कैसे साइन करूँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ दिक्कत ही नहीं है, मैं साइन कर भी दूंगा तुम्हारे लिए, चलो एक बार तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ तो साइन भी कर दूँ, लेकिन कल ही मैनेजमेंट आ जाएगी टीवी पे कि बताओ कहाँ गलती है, ढूंढ के निकालो कहाँ है तुम्हारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो डिग्री भी जाएगी, नौकरी भी जाएगी और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मैडम कह रही ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुमने कहा था जान भी दे सकते हो, अब तुम साइन भी नहीं करके दे रहे हो। तो अगर कल तुम ये साइन करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है तो ही मेरे पास दोबारा फ़ोन आना चाहिए, वरना वी आर डन फ्रॉम नाउ। तो अब ये सुन के भाई आ गए धर्म संकट में कि क्या करे। तो अब क्या करेगा भाई, ये दुनिया ही बेकार है। तो वो इस दुनिया को भूलने की कोशिश करेगा, जाएगा अपने फेवरेट स्पॉट पे, दारू की बोतल खरीदेगा और रात को भाई 2 बजे तक बैठ के पिएगा। उसने माहौल बनाया पूरा एकदम रात को 2 बजे तक। फिर उसको एक आइडिया है कि अगर मैं और ज़्यादा ड्यू केयर के साथ काम करूँ और ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करूँ तो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट की कुछ ना कुछ गलती तो मेरे को मिल ही जानी चाहिए। उसको आइडिया लगा ज़बरदस्त की नौकरी भी बच जाएगी, छोकरी भी बच जाएगी और नाम भी बहुत हो जाएगा एकदम। उसने आओ देखा ना था, उस सुबह 4 बज रहे थे, 4 बजे बोतल उठाई, गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा 180 की स्पीड पर पहुंचा कंपनी में। कंपनी में पहुंच के कौन मिला था उसको, चपड़ासी। कि चपड़ासी कड़ाए उठाए, काम करने का टाइम हो गया, तुम सो रहे हो यहाँ पे। वो उठा कह रहा हाँ जी साहब कहिए। कह रहा सारी किताबें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब किताब कंपनी की लेके आओ मेरे पास। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दी उसको। फिर उसने सुबह 4 बजे से बैठ के ऑडिट करनी चालू करी। अब दिन रात लगा के भाई ऑडिट कर रहा है, हर एक चेकिंग कर रहा है, डिटेल में देख रहा है, सैंपल साइज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, अब उसको मिल गई एक फाइनली मिस स्टेटमेंट। अब उसको पता चला कि मैनेजमेंट ने किया था एक फ्रॉड, जो कि 4 साल से मैं पकड़ नहीं पा रहा था। 4 साल से मैं ऑडिट कर रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, वो खुश कि अब मैं फ़ोन कर सकता हूँ वापस, कंपनी की नौकरी भी बच गई, छोकरी भी बच गई और नाम भी हो जाएगा मार्केट में एकदम, ठीक है। ये थी हमारी पहली 5 क्वालिटीज़ बोले तो कौन सी वाली, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो कि ये थी हमारी पहली 5 क्वालिटीज़ जो कि एक इंसान में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट को भी समझ में आया कि ये 5 क्वालिटीज एक इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो उसने लिख दिया 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बना दिए। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था सर, विच इज इंटीग्रिटी। अब हम रेड वाले कीवर्ड्स पढ़ेंगे और साथ में मार्क करते जाएंगे जो चीजें हमें समझ नहीं आ रही हैं या फिर जो चीजें हमें याद नहीं है। मैं सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे, जो चीजें आपको याद नहीं होगी मार्क करोगे, घर जाके याद करोगे मेरे समझाने के बाद, ठीक है। रेड वाले कीवर्ड्स पढ़ेंगे और फटाफट पढ़ेंगे। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, बोलो, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, और फेयर डीलिंग रखे, ट्रूथफुलनेस रखे अपनी बातों में, ठीक है। ही शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद एनी इंफॉर्मेशन, जो उसको पता है कि मिसलीडिंग है, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो लिखी नहीं हुई, जो लिखा हुआ है वो तो सच है लेकिन कुछ ऐसी चीजें छोड़ी हुई हैं जो लिखनी चाहिए थी, जैसे इतना लोन है कंपनी पे, वो लिखा ही नहीं, बस प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। उससे भी लोग मिसलीड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने कहा था सच लिखा हुआ होगा तभी साइन करेगा, सच तो लिखा ही हुआ है सर, कुछ छोड़ा भी हुआ है जिससे कि लोग मिसलीड हो सकते हैं। तो ही शुड मेंटेन इंटीग्रिटी, समझ में आई। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी बोले तो मैडम की बातों में ना आके
अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से जो आपने अश्योरेंस निकाली, जो आपने कंक्लूजन निकाला, आप उसी पर हो। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ एनी बायस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे चाचा जी की कंपनी की ऑडिट करने गए तो चाचा जी कह रहे हैं बस बचपन से तुझे मैं बाइकों पे घुमाने लेके गया, इधर उधर लेके गया और तू आज मेरे साथ ऐसा करेगा, तो बायस नहीं आनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। एंड वो बोलता है कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी लेनी ही नहीं चाहिए जिससे आपकी रिलेशनशिप, आपकी प्रोफेशनल जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आए। नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी और सर्कमस्टांस और रिलेशनशिप दैट अनड्यूली इन्फ्लुएंसेस द अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल जजमेंट। सही। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि भैया आपको अपडेटेड रहना है। जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ तक नहीं थी, आज भी आपको पता करना कि एएस में कौन सी अमेंडमेंट आई, टैक्स लॉज में क्या अमेंडमेंट आई है, आपको अपनी नॉलेज को अपडेट रखना है। यू शुड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। पहले भाई खाते की ऑडिट करते थे, आज टैली आ गई, तो आपको टैली के हिसाब से अपडेट करनी है अपनी नॉलेज अकॉर्डिंग टू द करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। यू शुड एक्ट डिलीजेंटली, यानी कि केयरफुली, थोरोली एंड ऑन अ टाइमली बेसिस। टाइम से बता दे, ऐसे नहीं कि मैं स्टेटमेंट मिली आज बता रहा है 4 साल बाद, कि मैं सच तो बोल रहा हूँ, देखो आपने कहा था सच बोलो, सच बोल रहा हूँ। 4 साल बाद का क्या करें? फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी बोले तो कि साथ चुगली मत करो, अपनी बातें अपने तक ही रखो। ही शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, क्योंकि एज एन ऑडिटर उसको कंपनी की सारी ही नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर वो सबको बताता फिरेगा तो कल को कंपनी उसको कुछ नहीं बताएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ही फैसिलिटेट होता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू द प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ठीक है, हाउ एवर डिस्क्लोज किया जा सकती हैं चीजें, कब? हाँ, जब कानून बोले रिक्वायर्ड बाय लॉ। ऐसे नहीं कि आरबीआई बोल रहा हो तुम कह रहे हो नहीं सर कॉन्फिडेंशियलिटी बाय बाय। एंड इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट, या फिर जब क्लाइंट बोले कि नहीं भैया तुम बता दो कोई बात नहीं। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, जिसकी वजह से प्रोफेशन का नाम खराब हो। तुम तो दारू पी के चले गए हो, कल को न्यूज में आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट गया दारू पी के। He shall not knowingly engage in any activity that impairs or might impair the integrity or objectivity and is incompatible with the fundamental principles। ऐसी कोई भी एक्टिविटी उसे नहीं लेनी चाहिए, अंडरटेक नहीं करनी चाहिए, that is incompatible with the fundamental principles। बात समझ में आई? इजी था? पढ़ लो 1 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़े आगे। फिर क्या हुआ था कहानी में? जब सर को फ्रॉड मिल गया था तो वो मैनेजमेंट के पास गए एकदम 56 इंच का सीना लेके कि मैंने ढूंढा फ्रॉड, अब नौकरी भी बच गई, छोकरी भी बच गई। तो मैनेजमेंट के पसीने छूटने लगे। मैनेजमेंट ने बिठाई बोर्ड मीटिंग और मैनेजमेंट ने डिस्कस किए तरीके कि अब क्या करा जाए, इसको फ्रॉड मिल गया और हमें, अगर ये फ्रॉड बाहर आया तो कंपनी बंद हो जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश करेगा, कंपनी बंद होगी, बहुत करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो मैनेजमेंट ने तरीका निकाला साम दाम दंड भेद। साम बोले तो समझदारी से काम लेंगे, हम उसको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, हम उसके चाचा जी को कंपनी में सीनियर पोजीशन देंगे, हम उसके पुराने पार्टनर को लेके आएंगे। कहीं से तो इमोशनल होगा, कहीं से तो सोचेगा कि नहीं मैं इनका लिहाज करूँ, उम्र में बड़े हैं। ये कह रहा है उम्र में बड़े होने से क्या हुआ, बस तुम पैदा ही तो पहले हुए हो, बाकी तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करूँ। चाचा जी आप ही थे ना वो जो हमेशा मुझे फेल होने पे फोन करते थे, पास होने पे कभी फोन नहीं करते थे, तो चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारे लिए अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा, वैसे भी मैंने कसम खाई मैं चेंज नहीं करूंगा ओपिनियन। ठीक है, तो साम से काम नहीं बना। साम बोले तो फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। फिर मैनेजमेंट ने बोला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो हम इसको पैसे से खरीदेंगे।
मैनेजमेंट बोरी भर के पैसे लेके गई, वो सोच रहा है पैसे ले लूँ तो छोकरी चली जाएगी, पैसे तो मैं कमा लूँगा जीवन भर, वैसे भी इतना नाम होने ही वाला अपना पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो नौकरी नहीं, सॉरी, पैसे तो जा सकते हैं, छोकरी नहीं जानी चाहिए। तो उसने कहा मैनेजमेंट तुम मुझे पैसों से खरीदने आए हो, पैसों से नहीं खरीद सकते तुम मुझे, मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बॉलीवुड का डायलॉग उसने मारा, मैनेजमेंट अपने पैसे लेके वापस चली गई। पैसे देने आई थी तो क्या, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दाम तो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, फिर उन्होंने तीसरा तरीका अपनाया, साम दाम दंड। उनने कहा अब मार पिटाई तो कर नहीं सकते, लेकिन हम इसको कानूनी तरीके से दंड दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब कानूनी तरीके से दंड दिलवाने के लिए केस करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने 2 लोग भेजे समझाने के लिए कि बेटा देख हम कर देंगे केस, फिर तू और तेरी साथ पूछते कोर्ट के चक्कर ही काटते रहेंगे। ठीक है, ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी, और पैसा जितना थोड़ा बहुत कमाया है अभी तक आईसीआई के चक्कर काटा था, अब कोर्ट के चक्कर काटेगा, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दे। कह रहा अच्छा कोर्ट में केस करोगे तो हायर अथॉरिटी किसकी है? मेरी है, मेरी बात सुनेगा कोर्ट, मैंने फ्रॉड पकड़ा है, तुम मुझ पे किस बेसिस पे केस करोगे कि मैंने दारू पे क्या है? मैं कह दूंगा कि इतना बड़ा फ्रॉड है, देख लो, करोड़ों की बात है। टेंशन में मैं आ गया, हाँ टेंशन तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डराने धमकाने को इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, तो कुछ काम नहीं बन रहा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट सोच रही है अब क्या करे। तो मैनेजमेंट के पास आखिरी रास्ता बचा कि अब हम मंदिर में जाएंगे भगवान के पैर पड़ेंगे, भगवान तुम ही कुछ करो। तो मैनेजमेंट गई मंदिर में, मैनेजमेंट ने भगवान के पैर पड़े कि हे कृष्ण भगवान तुम ही कोई लीला करो। तो अगले दिन ऑडिटर ऑफिस में उपलब्ध हो गया, हाजिर हो गया कि सर मैं आपकी बात मानता हूँ, हम आज से आपका फ्रॉड नहीं दिखाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि आपने फ्रॉड किया। कह दी कि कृष्ण भगवान ने जादू कर दिया। असल में क्या हुआ था कि ऑडिटर को पता चल गया था कि भैया मैं पिछले 4 साल से जब ऑडिट कर रहा हूँ तो मैंने फ्रॉड पकड़ा नहीं, अब आज मैं 4 साल बाद आऊंगा तो लोग उससे पहले तो मुझे पकड़ेंगे और मुझे कहेंगे भाई तू पिछले 4 साल से क्या कर रहा था, मैं तो साइन करके दे रहा था। उनने वो कहेंगे हमने कहा था देखो ड्यू केयर के साथ करियो, कसम खिलवाई थी सारी चीजें, अब वो मेरे को मारेंगे, तो मैं पिटने से बच जाऊं और फिर तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो अपना भेद ना खुल जाए, इसलिए ऑडिटर ने कहा कि मैं आपके साथ मिलने को तैयार हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप ही ने जो काम पहले किया था आप उसी का रिव्यू कर रहे हो, तो यहां पर गड़बड़ी होने के चांसेस है कि आप बताओगे नहीं कि कुछ गलती है। फिर मैनेजमेंट ने कहा सर जब इतनी बात मान ही गए हो तो अब कोई और भी हमें पकड़ने आए आगे से तो आप हमारे लिए एज एन एडवोकेट एक्ट कर देना। अब अगर ये एडवोकेट बन के जाएगा कंपनी का, कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, कंपनी को बचाने की कोशिश करेगा, तो लोगों को क्या शक नहीं होगा, लोगों का भरोसा कम हो जाएगा इस पर से कि भैया ये पक्का मिला ही हुआ होगा। अभी लोगों को पता नहीं है कि फ्रॉड है, मिला हुआ है, पर दूर से देखने पे उनको लगेगा कि भैया ये मिला नहीं हुआ, तो इसकी जजमेंट पे लोग भरोसा नहीं करेंगे। और ऑडिट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही क्या था? हमने जब पहली कहानी सुनी कि भैया कोई और बताएगा हमें, मैनेजमेंट तो झूठी है, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट, और जब इंडिपेंडेंस से ही भरोसा उठ जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा ऑडिट का। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। लास्ट में आ गया था ना वकील वाला, कि वो एडवोकेट करेगा अगर कंपनी की चीजों को, तो हम उसको बोलेंगे एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है, ये क्या है? पांचों के पांचों थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, की ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे खतरा कैसे कैसे आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग यानी कि फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, पैसा देगा ऑडिटर अपनी ओपिनियन बदल दे तो इंडिपेंडेंस पे खतरा आ सकता है। फिर इंटिमिडेशन थ्रेट, उन्होंने डराया धमकाया कि मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, तो इंटिमिडेशन थ्रेट, वो उसने अपनी ओपिनियन बदल दी। फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपना ही किसी काम का भेद खुल गया तो उसने कहा ओपिनियन बदल देता हूं ताकि पिछले वाला भी छुप जाए और आगे भी चलता रहे। एंड लास्ट एडवोकेसी थ्रेट, लोग देख रहे हैं भैया इन्हीं के काम कर रहा है, इन्हीं की ओपिनियन, इन्हीं को एडवोकेट कर रहा है, तो लोगों का इंडिपेंडेंस पे से भरोसा उठ जाएगा उसकी। 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर आर: पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जैसे कि कोई लोन गारंटी, अनड्यू इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्लाइंट्स में कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, उसने कहा कि सर हम आपको कंसल्टेंसी भी दे देंगे, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, या फिर आपकी कोई फीस पेंडिंग है उसके पास,
आपको लग रहा है कि अब मैंने ओपिनियन दे दी, कंपनी बंद होगी तो मेरी पुरानी फीस कहाँ से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और ए कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, आपने अपने पिछली ऑडिट में या फिर किसी दूसरी नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में कोई कंक्लूजन पहुंचा था, कोई जजमेंट बनाई थी, उसका रिव्यू आप कर रहे हो, अगर वो गलत होगा भी तो भी आप बताओगे नहीं, फिर वो कहेंगे आप ही अपना काम ढंग से नहीं करते हो। ऐसे थ्रेट्स कब आ सकते हैं, जब वो बंदा पहले कंपनी में काम करता हो, ही हैज रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर, और ऑडिटर ने कोई ऐसी सर्विसेज दी हो दैट देमसेल्व्स आर सब्जेक्ट मैटर टू ऑडिट, ठीक है, कोई और कंसल्टेंसी कोई और सर्विस दी जीएसटी टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, अब उसका भी ऑडिट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है। नेक्स्ट इज एडवोकेसी थ्रेट। जब एक ऑडिटर प्रमोट करे या फिर लोगों को लगे कि वो कंपनी को इस हद तक प्रमोट कर रहा है कि लोगों को विश्वास होता है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी थ्रेट। जब उसके रिश्ते नाते बन जाएं, ही बिकम टू सिंपैथेटिक टू द कंपनीज इंटरेस्ट, कि भैया आप तो सर मेरे पिताजी जैसे हो, आपने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, जब से मैं सीए बना तब से आप ही की कंपनी में ऑडिट कर रहा हूँ, उसको कुछ ज़्यादा ही सिंपैथी होगी। फिर कोई क्लोज रिलेटिव उसका काम करता है, फॉर्मर पार्टनर जहाँ पे उसने जहाँ पे आर्टिकलशिप करी थी, या फिर लॉन्ग एसोसिएशन हो गया, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट्स हॉस्पिटैलिटी दे रखे हैं, ऐसे केसेस में फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। इंटिमिडेशन थ्रेट, कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे, आपको अगले साल से ऑडिट नहीं देंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे, ऐसी चीज़ों से डरा धमका के ऑडिटर की ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की जाती है, उससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस हैम्पर हो सकती है, ठीक है। पढ़ लो 1 मिनट। एक और टॉपिक भी अगला, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। ये क्या बोलता है कि ऑडिटर को सेफगार्ड्स ऐसे एक्शन होते हैं दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टेक्स दैट इफेक्टिवली रिड्यूस थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, जिनसे कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कम हो जाते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑडिटर को ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट, उसको इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए और इंडिपेंडेंट दिखना भी चाहिए, ठीक है। उसको ईमानदारी से कंसीडर करना चाहिए, ही शुड कॉन्सेंटसली कंसीडर कि क्या कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है या नहीं है। अगर है तो ही शुड ईदर डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट, कि या तो मैं इस एंगेजमेंट को लूं ही ना, या फिर मैं लूं तो किसी ऐसे बंदे को भेजूं जिस पे ये थ्रेट नहीं लग रहा, कि जो उस बंदे को नहीं जानता, ठीक है। ऑल सच सेफगार्ड्स नीडेड टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का तो सब ऐसा है कि हम हर कुछ ही रिकॉर्ड करते हैं, बस एक सांस लेना छोड़ के इन्होंने सब कुछ ही रिकॉर्ड करवाया आज तक हमसे, ठीक है। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट, अगर वो सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाता तो ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, ठीक है सर। पढ़ लो एक बारी फटाफट। पढ़ा रहा हूँ, उसी पे आ रहे हैं इंडिपेंडेंस टू ऑडिटर। एक बार ये पढ़ लो, 1 मिनट में आ रहे हैं उस पर। कहानी थी ना वो कंटिन्यूटी में, तो इसलिए वो पढ़ा दिया पहले। समझ में आ रहा हार्दिक? इसको याद कर लेना आज घर जाके। आ जाओ अगले टॉपिक पे चलें। आ जाओ फोटो वाले पेज पे। एस्पिरेंट्स आपने तो नहीं देखी ना मैडम एस्पिरेंट्स, पर कहानी समझ में आ गई थी। तो एस्पिरेंट्स की कहानी भैया जिसने नहीं देखी वो ऐसे ही समझ लो क्या, वो पूरी मतलब पूरी वाली क्लास ले लियो, उसमें समझना, मैं यहाँ पे फास्ट कराऊंगा, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स में था कि ये 4 जने, गुरी, संदीप भैया, धैर्य, अभिलाष, ये 4 जने थे आपस में दोस्त, आईएएस की तैयारी कर रहे थे।
ठीक है, इसमें से सिर्फ एक इंसान की आईएएस निकली, विच वॉज अभिलाष। अभिलाष की एक गर्लफ्रेंड थी धैर्या, लेकिन अविनाश ने बोला कि भैया मुझे आईएएस बनना है, तो आप थोड़ा दूर हो जाओ। ठीक है, वो सीए वाले बच्चों की तरह डेस्परेट नहीं था, उसको था कि मेरे को आईएएस निकालना है। अब फाइनली जब वो दोनों दूर हो गए, वो अब आईएएस बन गया, तो थोड़े टाइम बाद धैर्य और गुरी ने शादी कर ली। गुरी बिजनेसमैन था, जूते का धंधा करता था, जूते बनाता था और टेंडर्स भरता था। गवर्नमेंट को जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो टेंडर निकालती है। तो फायर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को जूते चाहिए थे, उन्होंने टेंडर निकाले, गुरी ने टेंडर भरा। ऐसे ही हर एक स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, वो भरता था। अब डीएसपी अभिलाष जिला रामपुर के आईएएस बने, वहां पर काम करने लगे और जिला रामपुर की गवर्नमेंट ने भी एक टेंडर निकाला। गुरी कह रहा है यार टेंडर भरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर फालतू में ऐसा लगेगा कि अभिलाष ने मुझे कोई फेवर किया। धैर्य कह रही कि फेवर क्या किया, उसको पता ही नहीं है, उसका कुछ काम ही नहीं है, वो जूते के टेंडर थोड़ी देखता है, आईएएस है वो। तो तुम अपना टेंडर ऐसे ही भरते हो जैसे भरते हो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम कोई फेवर मांग थोड़ी रहे किसी से। तो गुरी ने कहा ठीक है, उसने टेंडर भरा, टेंडर हो गया रिजेक्ट, और उसको समझ नहीं आ रहा कि टेंडर रिजेक्ट क्यों हो गया। उसने देखा कि दूसरा कॉम्पिटिटर जिसने टेंडर भरा था उसकी क्वालिटी भी मुझसे बेकार और प्राइस भी ज़्यादा, फिर भी मेरा टेंडर रिजेक्ट होकर उसको मिल गया। तो उसने बात धैर्य को बताई, तो उसने कहा ठीक है चलो अब नहीं मिला तो नहीं मिला। पर धैर्य को पता था कि अभिलाष ईमानदार है, वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। तो उसने अपना नाम नहीं लिखा, पर एक चिट्ठी भेजी कि टेंडर आपके फायर डिपार्टमेंट ने शायद गलत अलॉट किया, तो आप प्लीज इंक्वायरी बिठाइए। अभिलाष को पता नहीं अब किसने भेजा लेटर, उसने अपनी ईमानदारी के थ्रू उसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसको पता चला कि हाँ टेंडर सच में गलत अलॉट हुआ है, फ्रॉड कर रहे थे वो लोग और सही टेंडर गुरी को मिलना चाहिए। तो उसने टेंडर दिलवा दिया। अब बाहर से देख रहे थे संदीप भैया, उनको दिख रहा है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने इसको चिट्ठी भेजी और इसने टेंडर उसके पति को दिलवा दिया। तो यहाँ पे चलिए कुछ ये अपनी पावर का कर रहा है गलत इस्तेमाल। वो था ना रोहित कि मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये था इंडिपेंडेंस टू ऑडिटर। इंडिपेंडेंट, क्या यहां पर गुरी इंडिपेंडेंट था और क्या यहां पर अभिलाष इंडिपेंडेंट था? इन माइंड तो वो इंडिपेंडेंट ही थे, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। उनकी हरकतें वैसी ही थी जैसी कोई भी समझदार व्यक्ति की होती, जैसी बिना रिश्ते नाते के भी वो करते। लेकिन संदीप भैया को रिश्ता पता है तो उनको लग नहीं रहा कि ये इंडिपेंडेंट है, चाहे वो थे भी। तो दो तरह की इंडिपेंडेंस होती है, ऑडिटर के लिए भी दो तरह की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड दूसरा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। की होना तो चाहिए ही, दिखना भी चाहिए इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि सर जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। कि धैर्य ने कहा तो उसने दिलवा दिया, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट। उसने तब दिलवाया जब मिलना चाहिए था, एक्चुअल में उसको मिलना चाहिए था, ठीक है। और हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट कि मेरा फायदा होगा तो मैं ये कर दूं। ऑडिटर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंस क्या है? इट इज अ कंडीशन ऑफ माइंड। आपको पता होगा एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर, आपको पता होना चाहिए कि क्या आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड पे आ जाओ। प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism। आप दूसरे लोगों से इंडिपेंडेंट हो, आप अपना इंटीग्रिटी लगा रहे हो, अपनी ऑब्जेक्टिविटी लगा रहे हो, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा रहे हो, सारी एनालिसिस करके फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। किसी के बहकावे में नहीं आ रहे, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस की अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट कि एक थर्ड पार्टी अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन है और वो इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद वो ये कंक्लूड करे कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज की गई है, ठीक है। जैसे कि आप किसी रिश्तेदार की फर्म में काम कर रहे हो तो वो कहेगा कि भैया तेरी तो चाचा की फर्म में, तू तो बोलेगा ही कि ऑडिट सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो आपने चाहे काम अच्छे से किया भी हो, चाचा जी ने सही बनाई भी हो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो इंडिपेंडेंस इन माइंड तो होनी ही चाहिए, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी होनी चाहिए। ऐसे सर्कमस्टांसेस, इस फैक्ट्स को अवॉइड करना है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी को पता चल जाए तो वो ये कंक्लूड करे कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी, नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो टू अपीयर सो। फर्स्टली उसको खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंस है, एंड दूसरा किसी अनबाइज्ड पर्सन को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है।
क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंस? क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंस? तभी तो रिपोर्ट पे भरोसा होगा। सर तभी तो ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा आएगा। ऑडिट का पूरा पॉइंट ही क्या था कि मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं तो हम किसी थर्ड पार्टी को बुलाएं, वो हमें भरोसा दिलाए। इसीलिए इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी सीए टू डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ कि क्या वो इंडिपेंडेंट है एंड इन नो केस ही शैल कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज इंडिपेंडेंस। ठीक है सर, आगे बढ़े। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्वेश्चनिंग माइंड बीइंग अलर्ट। क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड critical assessment of the audit evidence gathered। आपको एकदम जेम्स बॉन्ड 007 बन के जाना है और उनकी सारी बातों को ध्यान से एनालाइज करना है। हाँ, शक की नज़र से देखना है मैनेजमेंट को कि इसी ने सारे पैसे चुराए हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है क्या? इट इज़ एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस जिनसे हमें लग सकता है कि भैया कुछ फ्रॉड हुआ है, एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। कि सर आपने पिछले 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो, आप देख रहे हो कि सेल्स 10% से बढ़ रही है, इस साल 150% से बढ़ गई, तो क्या आपकी सुई वहां पे अटक जाएगी? आप देखो कि भैया ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे कुछ फ्रॉड हुआ होगा शायद। ये बस इतना बोलता है कि ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए हर एक चीज के बारे में। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बीइंग अलर्ट इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू किस किस चीज के बारे में अलर्ट रहना चाहिए? एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर एविडेंस। कि आपने इन्वेंट्री काउंट किया तो कुछ और निकल रहा है और बुक्स में कुछ और दिख रहा है। आपने चावल के कट्टे खुलवाए तो कुछ और निकला, बुक्स में कुछ और था। ठीक है। इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज एविडेंस। जैसे कि कोई भी इनवॉइस आपको लग रही कि भैया ऑल्टर की हुई है, तो उस इंफॉर्मेशन पे, उस डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पे आपको शक हो जाएगा। कंडीशंस जहां से फ्रॉड का अंदाजा हो सकता है, जैसे कि हाँ, ऑडिटर ने एंगेजमेंट लेटर पे साइन किया और डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन लेटर पे, तो आपको लगा भैया कुछ फ्रॉड है तभी छोड़ के जा रहा है। Circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those as required by SAS। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल घटिया है तो आपको SAS से आगे बढ़ के और भी ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना क्यों जरूरी है? ताकि आप अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक ना कर दो, जैसे कि सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओवर जनरलाइज ना कर दो कि ये छोटी छोटी गलतियां कोई बात नहीं, चलती है, इतनी तो होती है। यूजिंग इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन, ऐसी कोई अजम्पशन ना लो कि भैया मैनेजमेंट तो राम राज्य चला रही है एकदम ही। ठीक है। इसका मतलब है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्रिटिकल असेसमेंट करना ऑडिट एविडेंस का, और एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखो मैंने आपको शुरू में क्या समझा दिया कि ऑडिट एविडेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। और अब तो हमारी क्लास खत्म होने वाली है, आज तक वो सेम बात है कि ऑडिट एविडेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है। अगर उसको कहीं पे डाउट आता है तो वो क्या करता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है। ही शुड इन्वेस्टिगेट फर्दर। ठीक है। पढ़ लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। फिर ये बोलता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे नंबर 210, ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एक ऑडिटर
को तभी एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी कंटिन्यू करनी चाहिए जब उसने प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश कर लियो। दूसरा, उसने ये कंफर्म कर लिया कि मैनेजमेंट और हम सेम पेज पे हैं, हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। बस्सी की तुमने कॉमेडी वीडियो देखी है? कौन सी वाली? सेम पेज वाली। कह रहा मैं और मेरे 6 दोस्त बैठे थे, तो एक बोला कि भाई लाइफ में होना चाहिए पर्पस। कह रहा भाई तूने कौन सा वाला गांजा फूका, पहले तो ये बता, हमें भी वो फूकना है। हमने उसकी जेब चेक करी, हमें मिल गया, हमने वो फूका। कह रहा अब हम सेम पेज पे हैं, अब तेरी बातें हमें समझ में आई, अब कर वो पर्पस वाली बातें। तो आप भी मैनेजमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बैठा लो कि भैया हम दोनों सेम पेज पे हैं। पता चले आप गए, आपने कहा सर ऑडिट करने आए, मैनेजमेंट ने कहा आओ साहब आपको चाय वाय पिलाई, और आपके सामने पन्ने वन्ने ला के रख दिए खाली। आप कह रहे हो ये क्या है? कह रहा बना दो अकाउंट्स, बना दो, फिर करते हैं ऑडिट। क्या अकाउंट्स बना दो? कह रहा हाँ साहब आप नहीं बनाओगे, इतने पैसे ले रहे हो। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि ऐसा कुछ ना हो। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स बनाने की? मैनेजमेंट की। ऑडिटर कह रहा है अच्छा अकाउंट्स बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद आया ऑडिटर ने अकाउंट्स बना के रखे। कह रहे और इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं आपके यहाँ के? कह रहा कंट्रोल एक नंबर का है, हमारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा भाई वो वाला कंट्रोल नहीं, इंटरनल कंट्रोल। कह रहा ऐसा तो कुछ नहीं हमें हमारे यहाँ। तो इंटरनल कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी है? वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फिर ऑडिटर कह रहा लाओ साहब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दो, आपके डेटर्स कौन है, आपके क्रेडिटर्स कौन है। कह रहा साहब आप हमारे निजी मामले में कुछ ज़्यादा दखल अंदाजी दे रहे हो, देख लो हम पहले बता दे रहे हैं आपको, हद से आगे बढ़ रहे हो आप। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए उसको पहले से ही अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, मैनेजमेंट के साथ बैठानी चाहिए कि भैया आप मेरे को ये सारी चीज़ें दोगे। तो क्या क्या होती है प्री कंडीशंस टू ऑडिट? पहला FRF ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि एक्सेप्टेबल है। दूसरा ये डिटरमाइन करेगा, अग्रीमेंट लेगा मैनेजमेंट से कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, और मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल लगाना, एंड टू प्रोवाइड ऑडिटर विद all information, additional information and unrestricted access to those within the entity from whom auditor consider it necessary to obtain audit evidence। ये है मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां। बात समझ में आ गई? कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैठा ली। फिर ऑडिटर बात नहीं करता, लिख के भी देता है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट पे बिल्कुल भरोसा नहीं। लिख के कौन देता है? एंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है? ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, याद रखना MCQ में आ सकता है। उसमें क्या क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि हमारी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। AFRF कौन सा लगना चाहिए तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड रेफरेंस कि भैया देखो हम ऐसी रिपोर्ट बना के देंगे। फिर हमने देखा था एक एक्चुअल का ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जिसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिखा हुआ है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। सर क्या ये याद करनी है? यस नहीं, ये याद करनी है। यस मैं ब्लू में डालता अगर नहीं करनी होती तो, ये याद करनी है भाई। पेपर में आएगा सीधा डप्पा। ये सारी बातें तभी तक होती हैं, ये सारी बातें पहले ही होती हैं कि सर देख लेंगे, जब आता ना, जब नहीं देखा जाता कि ये क्या हो रहा है। टॉपिक एक पूरा चैप्टर छोड़ के गया था मैं। नहीं फिर ये क्वेश्चन में आ सकता है, एक तो आ ही सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर क्या है? कि हम आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हम ऑब्टेन करेंगे ऑडिट एविडेंस, हम आपके लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स जो कि ऑडिट के लिए जरूरी हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आपने सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा कि नहीं बिठा रखा उससे हमको कोई मतलब नहीं। ऑडिट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, एंड आपने जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज़ किया है, पता चला लोग बैठे हैं बाहर धरना दे रहे हैं कि कंपनी बंद करो और आप कह रहे कि अभी तो 4 सालों साल चलेगी। आपने जो भी प्रेजेंटेशन करी है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर, उसको ऑडिटर इवैल्यूएट करेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की। फिर मैनेजमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी है कि
ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे प्रेजेंट करिए, उसका स्ट्रक्चर जैसा उसको इवैल्यूएट करना, शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनाई है, बैलेंस शीट सही से बनाई है, ऐसा तो नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया। अकाउंटिंग पॉलिसीज की अप्रोप्रिएटनेस की एसएलएम लगना चाहिए था, डब्ल्यूडीवी लगना चाहिए था, या फिर फीफो मेथड होना चाहिए था, लीफो मेथड होना चाहिए था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट प्रिपरेशन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। मैनेजमेंट इवैल्यूएट करे गोइंग कंसर्न बेसिस, ये बात अब समझ में आती है, हमने तो ऐसे भी पढ़ लिया गोइंग कंसर्न वाला। फिर मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रखी हैं वो कंसिस्टेंटली लगा रखी हैं, अप्रोप्रिएटली लगा रखी हैं। फिर मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लिए, जो एस्टिमेट्स लिए हैं वो रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में 15 लाख है आपने 15 करोड़ दिखा रखी है, ठीक है। मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल लगाना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सके, इजी। एंड तीसरी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन कौन सी? बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी? जो ऑडिट के लिए जरूरी है, नंबर नहीं मांग सकते आप वहां पे जाके किसी का। फिर ऑडिटर बोलता है कि सर हम इतने पैसे लेंगे, देख लो आपके पास है तो। रिपोर्टिंग, हम रिपोर्ट करेंगे मेंबर्स को और बताएंगे कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं कि नहीं देती है। फिर वो बोलता है सर साइन करके इसको वापस दे देना हमारा एंगेजमेंट लेटर को, ताकि हम इसको एज अ प्रूफ रखें अपने पास, अपना नाम वाम सिग्नेचर इंग्नेचर, ठीक है। फिर पढ़ लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब सोचो अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट ना हो ऑडिट में, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बना रखे हैं लेकिन कैसे, उसने लिख रखा है राजू हलवाई से 5,000 लेने मुन्ना दर्जी को 10,000 देने, उसने ऐसे लाइनें लिख रखे हैं पूरे पैराग्राफ्स, तो क्या आप ऑडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर प्री कंडीशंस नहीं होंगी प्रेजेंट तो आपको हो जाएगी बहुत दिक्कत। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे? सबसे पहले आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ कि भैया क्या कर रहे हो। नहीं, बना के लेंगे। तो बना के लेंगे मतलब हम बनाएंगे। हम क्यों बनाएंगे? और कैसे बनवाएंगे? मैनेजमेंट से बनवा के लेंगे। So, if preconditions are not present, the auditor shall discuss the matter with management. और जब तक कानून ना बोले कि इसके ऑडिट एक्सेप्ट करो, तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। क्या कानून कभी बोलेगा? कब बोलेगा? जब उसकी टर्न हो। बैंक वगैरह का मतलब गवर्नमेंट ने कहा होगा ऑडिट करके तो हमें। हाँ, गवर्नमेंट कब बोलती है? उनको लग रहा है कि फ्रॉड है। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके फ्रॉड निकले थे उसमें, और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई बिग 4 EY या कोई PwC उसका ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, और उसमें निकला बहुत बड़ा फ्रॉड। उस मैनेजमेंट ने कुछ भी ढंग से बना रखा था, शायद सत्यम थे वो, पक्का नहीं याद मेरे को। तो गवर्नमेंट ने अब डेलॉइट को बोला कि भैया आप इनकी ऑडिट करो। अब डेलॉइट फंस गया, अब गवर्नमेंट ने बोला तो लेना पड़ेगा, उनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बना नहीं रखी, तो डेलॉइट ने 28 जगह क्वालिफिकेशन लिख के दी थी, क्योंकि अब डिस्क्लेमर भी नहीं दे सकते कि हमको नहीं पता, कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा। क्वालिफिकेशन दी थी 28 जगह पे कि ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, इस तरह से। तो जब तक कानून ना कहे तब तक आप एक्सेप्ट ही मत करो, ठीक है। अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि जो FRF है, जो मैंने जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने बनाया है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, या फिर मैनेजमेंट के साथ अग्रीमेंट नहीं हो कि भैया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे, तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है।
और अगर मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट ने सब सही कह रखा है, इंटरनल कंट्रोल भी लगा रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, पर कह रही है सर हम आपको चेकिंग करने देंगे, आप साइन करो और जाओ। तो मतलब हमारा लिमिटेशन लगा रही है हमारे स्कोप पे, कह रही है सर हम आपको इस सब्सिडरी का डेटा नहीं देंगे, एविडेंस नहीं देंगे, बाकी कुछ भी चेक कर लो। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या कैसी ओपिनियन देगा फिर वो? मॉडिफाइड देगा। मॉडिफाइड में कौन सी देगा? सब्सिडरी के साइज पे डिपेंड करता है। हाँ, हो सकता है डिस्क्लेमर देनी पड़े कि उसको एविडेंस ही नहीं दे रहे वो। तो अगर ऑडिटर को पता है कि भैया मेरे को डिस्क्लेमर देनी पड़ेगी, मेरे को 20 दिन के बाद लिखना तो यही पड़ेगा कि मैं कुछ चेक नहीं कर पाया, तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। फिर से एक कंडीशन की अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, ठीक है। अगर मैनेजमेंट इंपोज करते हैं लिमिटेशन दैट रिजल्ट इन डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन ही शुड नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। फिर मैनेजमेंट को लगा कि ऑडिट तो करानी ही है, तो हम इसको पहले कुछ बताएंगे ही नहीं। मैनेजमेंट कह रही है हाँ सर सब बना रखा है, इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है, आप कुछ भी चेक करना, आप घुस जाना हमारे कमरे में, देख लेना कुछ भी जो देखना आपको, सारे एविडेंस आपके। आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, आप कह रहे ऐसी मैनेजमेंट कहाँ मिलेगी। 4 दिन ऑडिट करते हुए मैनेजमेंट अब रोक टोक कर रही है। जब ऑडिट एक्सेप्ट हो गई, कह रहे अब कहाँ जाओगे, अब कुछ नहीं कर सकते तुम। अब मैनेजमेंट कह रही है सर ऐसे नहीं वैसे कर दो, इस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज कर दो, आप एविडेंस मांगने लगे। सर वो कह रहे हैं सर आप अपनी ऑडिट फाइनेंशियल की जगह फोरेंसिक कर दो, ठीक है, या फिर इस सब्सिडरी को मत चेक करो। अलग अलग तरह की चीजें कह रही है, डिमांड्स कर रही है। तब क्या करोगे आप? मैनेजमेंट से बात, उनसे रीजन पूछेंगे कि क्यों उनसे रीजन पूछोगे, जस्टिफिकेशन मांगोगे, ठीक है। reasonable होगा ठीक है करते हैं चेंज नहीं तो फिर मैनेजमेंट ऐसी ऐसी बातें क्यों कर सकती है? जैसे मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि पीयूष था हमारा, पीयूष की कहानी सुनाई थी। पीयूष तो था, पीयूष था, पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों आपस में बहुत खुश थे, 7 जन्मों के वादे कर लिए थे उन्होंने एक हफ्ते में। फिर 7 दिन बाद वो मैडम आती है, बोलती है लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली, आज से हमारे रिश्ते नाते खत्म। तो पीयूष पूछेगा ना कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे ऐसे कैसे? क्या पागल है आप? हाँ, मैंने पीयूष से पूछा क्लास में कि पीयूष क्या करेगा मैडम ऐसा कहेगी तो। पीयूष कह रहा जा चली जाएगी। मैंने कहा ऐसे जाने देगा उसको, कुछ पूछेगा नहीं। कह रहा पूछूंगा क्या, ऐसे कैसे जा रही है क्या दिक्कत है, क्यों जा रही है तो आप मैनेजमेंट से भी पूछोगे क्या दिक्कत है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर सकती है? ड्यू टू अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले, रिस्ट्रिक्शन इन द स्कोप, सर भी वगैरह ने कुछ कह दिया। सर्कमस्टांसेस जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो मैनेजमेंट कह रही है सर अब आप उसका भी ऑडिट कर दो, या फिर कोई प्रोसेस ही आउटसोर्स कर दी सर, तो मैनेजमेंट कह रही है कि अब तो हम ये देखते हैं तो इसका ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप कि क्रेडिटर्स ने केस कर दिया तो अब आप क्रेडिटर्स को चेक नहीं करोगे, या सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सब्सिडरी पे कि इसका कुछ अकाउंट छेड़े नहीं जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग सर हमको लगा था कि आप पूरी डिटेल में चेकिंग करोगे, फ्रॉड पकड़ोगे, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट तो कुछ और ही निकला। तो ऐसी ऐसी चीजों से ऑडिटर, ऐसी ऐसी चीजों की वजह से मैनेजमेंट कह सकते हैं कि सर आप चेंज कर लो। लास्ट टाइम का पॉइंट बोला था कि मैनेजमेंट कह रही है सर हमें तो लगा था आप फ्रॉड पकड़ोगे, फुल डिटेल में चेकिंग करोगे, कई चीज इन्वेस्टिगेशन करोगे, लेकिन आप तो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हो, तो अब आप फाइनेंशियल से फोरेंसिक कर लो क्योंकि हमें वो करानी। तो वो आपको स्कोप चेंज करने को बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अगर आपको लगता है कि वो जस्टिफिकेशन वैलिड है तो आप कर लोगे, चेंज कर लोगे, लेकिन आप उसकी इंप्लीकेशन देखोगे कि उस इंप्लीकेशन से क्या फर्क पड़ रहा है स्कोप ऑफ ऑडिट पे, ठीक है। अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो आप देखोगे कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल इंप्लीकेशन है, क्या मुझे टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना है, क्या मुझे सेबी को या किसी और लीगल बॉडी को रिपोर्ट करना है। और आपने कहा कि भैया मैनेजमेंट की बात तो सही है, हम चेंज कर दे रहे हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आपने चेंज कर दी, अब आप रिपोर्ट बनाओगे तो क्या आप पहली रिपोर्ट और नई रिपोर्ट दोनों साथ में दोगे? नहीं, बस नहीं देंगे, नहीं बस नई नई वाली रिपोर्ट दोगे। हाँ, क्योंकि लोगों को क्या मतलब है, उनको पता है कि आपने ये किया और इसकी ये रिपोर्ट आ गई। टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर एनी रेफरेंस टू द ओरिजिनल रिपोर्ट शुड नॉट बी देयर, ठीक है।
एनी प्रोसीजर्स, लेकिन आपने कुछ कुछ काम कर लिए थे, अगर वो आपकी नई एंगेजमेंट में काम आते हैं तो उनको यूज कर लो, अगर नहीं आते तो छोड़ दो, ठीक है। जबरदस्ती मत घुसाना कि भाई मैंने काम तो करा था, मैं दिखाऊंगा। ऑडिटर शैल रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर, लिखित में ले लेगा हर बार की तरह। अगर ऑडिटर कहता है, मैनेजमेंट कह रही है सर कर लो ना चेंज प्लीज, हम आपके लिए गाना गाएंगे, तुम सा कोई प्यारा तुम सा कोई मासूम नहीं, ऑडिटर कह रहा है नहीं सर क्यों कराएं चेंज, कह रहे नहीं कर लो ना प्लीज, देख लो हम कितने प्यारे हैं, आप कर लो चेंज। ऑडिटर कह रहे नहीं करेंगे, मैनेजमेंट कह रही है ऐसे कैसे नहीं करोगे, करना तो पड़ेगा, हम आपको एविडेंस ही नहीं देंगे बाकी जगह का, सिर्फ वही चेक करने देंगे, कर लो क्या करोगे, हम आपको बाकी ऑडिट नहीं करने देंगे। फिर आप क्या करोगे? हम चले जाएंगे छोड़ के कि जहां हमारी कदर नहीं, हम भी वहां रुकेंगे नहीं। If the auditor is unable to agree to the change in terms of engagement and is not permitted by the management to continue the original engagement, the auditor shall withdraw, या फिर withdraw तो करेगा and determine करेगा कि क्या कोई obligation है, क्या उसको किसी को रिपोर्ट करना है, या तो TCWG को या किसी रेगुलेटर को कि भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। पढ़ लो एक बारी प्लीज, फिर आगे करते हैं। मोगन तेरा YouTube चैनल था ना पहले, तो तू अब जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ मेरे को याद दिलाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े आगे। हेलो G1 में आगे बढ़े, आ जाओ अगले पेज पे। यही आ रहा है क्वेश्चन देखना। ये यहाँ बैठ के पेपर लीक कर रहा है। यही क्वेश्चन तो आएगा। देख ले, मैं दिखा दूंगा आपको। इसकी मम्मी भी नहीं सुनती इसकी बातें, प्रेसिडेंट साहब सुन रहे हैं इसकी बातें यहाँ से। देखो अब हमने पढ़ा कि ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर साइन करना चाहिए, भेजना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन क्या उसको हर साल एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए? नहीं, हर साल नहीं भेजना चाहिए। क्यों हर साल सेम सेम बातें करके उनको पकाना? ठीक है, तो ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर को कब कब चेंज करेगा, उसके लिए हम पहले ये समझेंगे कि एंगेजमेंट लेटर की प्रोसेस क्या होती है। एक कंपनी का मालिक होता है, वो उसकी एक बड़ी सी कंपनी होती है, अग्रीमेंट करता है ऑडिटर के साथ कि भैया आप मेरी कंपनी का ऑडिट करो, मेरे को यहाँ की मैनेजमेंट सही लग नहीं रही है, मैंने इनको हायर तो कर लिया था पर मेरे को लग रहा है कि मेरे पैसे बर्बाद कर दिए मैनेजमेंट। तो ऑडिटर के साथ ओनर ने एग्रीमेंट कर लिया जिसकी कंपनी थी। अब ऑडिटर जाएगा सीनियर मैनेजमेंट से मिलेगा, उनको समझाएगा कि भैया हम ऑडिटर हम ये करेंगे, तुमसे चीज़ें मांगेंगे, सामान मांगेंगे कि तुम दे देना। उनको समझाएगा कि AFRF के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपकी ऑडिट करेंगे और लो रेगुलेशन के हिसाब से हम रिपोर्टिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें समझाएगा। अब अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कोई चेंज हुआ तो ऑडिटर को अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। अगर ओनर बदल गया तो चेंज कर दे, एंटिटी का साइज छोटा बड़ा हो गया, नेचर बदल गया, कुछ और करने लग गया एंटिटी, तो चेंज कर दे। एग्रीमेंट में उसको कुछ चेंज करना है तो सीनियर मैनेजमेंट बदल गया जिनको समझाया था, या फिर उसको लगता है कि भाई मैनेजमेंट मोटी बुद्धि की, इनको समझ भी नहीं आते पहली बारी में, तो चेंज कर दे। AFRF में कोई चेंज आता है, लीगल रेगुलेशंस में कोई चेंज आता है, या फिर उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज आता है तो उसको चेंज करना है। देखो पढ़ो, फैक्टर्स दैट में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज, या फिर टू रिमाइंड कि भैया दोबारा से बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो। एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म है, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई, ओनरशिप चेंज हो गई, एंटिटी का नेचर या साइज चेंज हो गया, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, FRF बदल गया, या फिर कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गई। सही है। फिर ये बोलता है ऑडिट क्वालिटी, हमारी ऑडिट इंडिपेंडेंट है। उसका पर्पस क्या था कि यूजर्स को भरोसा दिलाए।
भरोसा कब दिला पाएगी? जब आपकी ऑडिट क्वालिटी वाइज कंडक्ट की गई होगी। उसके लिए SQC 1 है और SA 220 है जो डील करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के साथ। अब हम पढ़ेंगे SQC 1 एंड SA 220 5 मिनट के ब्रेक के बाद। यार ये अपना प्रमोट भी तो कर रहे हैं ना। अब देख, जब मई 2018 था तो टीचर्स ने एक्चुअल में जब आंदोलन किया था कि भैया ये ICI नंबर नहीं देता, ये नहीं देता, तो शर्मा सर ने सारे टीचर्स के साथ बच्चों को लेके धरना दिया था इंस्टीट्यूट के सामने। हाँ, धरना दिया था, लिटरली बैठे थे और कई दिनों तक चला था। तो बहुत नाम भी खराब हो गया था कि CA प्रोफेशन में बच्चों को नंबर नहीं देते, पास नहीं करते, ये है वो है। तो फिर इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ की भी वो उठाई कि भैया हमें अपनी इमेज को सुधारना है कि भाई बच्चों के एडमिशन ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा था, ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँच गया था बच्चों के एडमिशन का ग्राफ। कंपटीशन कम नहीं होता भाई, वो CA नहीं करेंगे तो कोई और कोर्स मार्केट में आ जाएगा, जैसे आ गए थे ACC और ये और CP और CFA। बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कंपटीशन तुम्हारा कभी कम नहीं होगा। तो पॉपुलेशन यहाँ की इतनी है कि, और अब तो CA की डिग्री को अलाउ कर दिया कि भैया आप बाहर के देशों में भी जाकर प्रैक्टिस कर लो और बाहर वाले यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। तो कंपटीशन तो आपका कहीं कम नहीं हो सकता, ना इस फील्ड में ना किसी और फील्ड में। पास जैसे जबरदस्ती करते हो, वो जबरदस्ती फेल नहीं करते ना, अगर सही होते तो करते ही। तूने मार्कशीट मंगा, अपनी शीट्स मंगाई है, तेरे को जबरदस्ती कर रखा फेल? अच्छा, देखे मैंने तेरे आंसर, 50 में से 10 नंबर आए थे तेरे, जबरदस्ती फेल कर रखा है मेरे टेस्ट में। ICI ने भी जबरदस्ती कर रखा है सर, आप भी जबरदस्ती करते, खुद नहीं पढ़ना बस। अरे सर क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है उससे, सजेस्टेड आंसर से, उन्होंने फिर भी काट रखा है। कितने क्वेश्चंस हैं ऐसे? दो। कितने मार्क्स कटे हुए? 10-10 के 0-0 दे रखे हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा, दिखा दियो मेरे को। हाँ फ्रॉड है, मेरे को पता है फ्रॉड है ये। दिखा दूंगा अभी दिखा दूंगा। चलो आगे करते हैं, अभी फिर ये वाली डिस्कशन को फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। SQC 1 एंड SA 220। SQC 1 किस चीज़ के बारे में बात करता है मैडम? पूरे के पूरे फर्म, CA फर्म। पूरी की पूरी CA फर्म क्या? CA फर्म में नशे कराओ। इसके मतलब उसको उसकी क्वालिटी के बारे में, कि क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए आपको। अभी हमने कहानी सुनी कि भैया ऑडिटर साहब थे, उनने मैडम को ढूंढा और क्या करा, सारी कॉन्फिडेंशियलिटी के धज्जे उड़ा दी, सारी बातें मैडम को बता दी ऐसे ऐसे करके, और फिर प्रोफेशनल बिहेवियर की धज्जे उड़ा दी, दारू की बोतल लेके 180 पे गाड़ी चला के और पहुंचे ऑफिस में, ऐसी ऐसी चीज़ें करी। अब जिसकी फर्म में वो काम कर रहे थे उसको तो पसीना आने लगे कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरी फर्म में, क्या होगा। फिर एक बंदा था मुकुंद जैसा, कह रहा सब आप चिंता क्यों करते हो, उन्होंने आपकी फर्म का नाम खराब कर दिया, प्रमोशन आप मेरा करना, मैं क्लाइंट ढूंढ कर लाऊंगा। तो सर निकले क्लाइंट ढूंढने। अब क्लाइंट ढूंढने निकले तो कहाँ जाएंगे? इनकी फेवरेट दुकान, पान की दुकान पे, ठेके पे, पान की दुकान। बस खुद बोल रहा अगला कि मैं ठेके पे जाऊंगा। तो सर चबाते चबाते घूम रहे गलियों में कि कोई तो दिख जाए अमीर आदमी, कोई तो BMW दिख जाए, वहीं खड़ा रहूंगा, उसके पैरों में पड़ जाऊंगा कि सर आप ऑडिट हमसे कराओ, लेकिन नया क्लाइंट लेके आऊंगा, प्रमोशन तो मैं ही लूंगा इस साल का। तो अब ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, रास्ते में इनको दिख रहे हैं, सुनसान रास्ते हो गए हैं, पर चलते जा रहे हैं सर कि आज तो मैं क्लाइंट ढूंढ के घर वापस जाऊंगा। अब वांटेड के पोस्टर भी आने लगे, खतरनाक शक्लें दिखने लगी, और सर पहुंचे, एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग दिख रही बाहर से। इनने कहा एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। अंदर गए तो एकदम आलीशान ऑफिस, सोने की टेबल, कांच एकदम ऐसे लाइटें चमचमा रही हैं। सर ने कहा कि इस क्लाइंट को पकड़ेंगे और ऑडिट कराएंगे, ठीक है। अब क्लाइंट कोई बैठा नहीं था तो सर कुर्सी पे बैठ गए कि सर आएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपनी ऑडिट हमारी फर्म से कराओ। थोड़ी देर बाद वो वांटेड वाले पोस्टर वाले भैया ऑफिस में आके बैठ गए। उनने पैर रखे टेबल पे और इसको कहा हाँ भाई तू कैसे बैठा मेरे ऑफिस में, खड़े हो जा पहले, तू है कौन? तो ये खड़ा हो गया, कह रहा है सर मैं ऑडिटर, और मैं सोच रहा था कि आप ऑडिट करा लेते अपनी फर्म का हमारी फर्म से, हमारी फर्म बहुत बड़ी ऑडिट करती है, ठीक है, आपको सारी सर्विसेज देगी तो करा लो ऑडिट। तो कह रहा अच्छा ऑडिटर तो हम ढूंढ ही रहे थे, बढ़िया होगा आप आगे बैठ जाओ। कह रहे कर देना ऑडिट। कह रहा सर काम क्या करते हो आप? कह रहा अपना फुल एरिया ही अपना है। कौन सा था? छोटा राजन का एरिया है जिसमें तुम खड़े हो, और सारी दुकानें अपनी है, सबसे वसूली का काम है अपना, हर हफ्ते वसूली लेके आते हैं।
कह रहे सर ये कैसा काम है और आप इसका क्या ऑडिट कराओगे, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाओगे, वसूली तो इलीगल है। कह रहे हम मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज सब अपना है, कोई कट्टा खरीदना हो किसी को उड़ाना हो तो बता देना, सब हम कर देते हैं, पैसे लेते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करके उस ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट भी कर देते हैं, उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, ठीक है, उसको ऑडिट कराएंगे। कहते ऐसे क्लाइंट मेरे को ढूंढते हैं। तेरे को ही तो मिल रहे हैं हाँ, ऐसे ऐसे क्लाइंट। ऐसे मिले। तो उसने कहा, ऐसे क्लाइंट ने कहा, आपने ढूंढ लिया, उसने कहा कि भैया कर दो ऑडिट, आप कह रहे ठीक है सर कर देंगे। कह रहा 150 रुपये देंगे फीस के पूरे। कह रहा सर 150 रुपये में तो कैसे दोगे, बहुत ज़्यादा मतलब काम करना होता है ऑडिट में, ये करना होता है। कह रहे काम हम छोड़ो, एक पेन देंगे साइन करो और जाओ, चेकिंग हम सब ठीक ही करते हैं, हमसे कोई पंगा लेता है कोई, सब कुछ ठीक है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आप भरोसा रखो साइन करो और जाओ। साइन करने के 150 दे रहे हैं, वो भी आज हमारा मूड अच्छा है इसलिए 150 दे रहे हैं, ना तो अब तक तो करा लिए होते साइन मुंह रखवा के, अंगूठा ही तो लगवाना था। तो आपने कहा कि सर 150 में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि सर एक बारी लास्ट चांस दे रहे हैं आपको सोचने का, करोगे कि नहीं करोगे बता दो। एक पिछला ऑडिटर था उसने भी ऐसे बोला था कि सर नहीं हो पाएगा, तब से वो मिसिंग के पोस्टर भी लग रहे हैं बाहर, अभी तो खाली वांटेड वाले की शक्ल देखिए, मिसिंग के भी लग रहे हैं, वो मिला नहीं है तब से। अगर ऐसा क्लाइंट सर ढूंढ के लाएंगे तो एक ने तो पहले ही वाट लगा रखी थी सीए फर्म की, सर ने भी ऐसा क्लाइंट ढूंढा है एकदम ही, तो क्या होगा उस सीए फर्म के प्रिंसिपल के साथ वाई वाई होगी। और वाई वाई करेगा कौन, आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब खुद आके कि भाई तुम पूरे प्रोफेशन को डुबाओगे, फर्म को नहीं। तो आपको किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले उसकी कुछ चीजें देखनी है। आओ पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 11.33, पेज नंबर 28। एथिक्स बोर्ड वैसे करता सर ये पूरा, क्या अगर फर्म अच्छे से नहीं चल रही तो टेक ओवर वगैरह पूरा करता है एथिक्स बोर्ड? अच्छे से नहीं चल रही का मतलब पेनल्टी लगाती है भाई, बंद करा देती, टेक ओवर टू ओवर नहीं कुछ करती। टेक ओवर किन चीजों को करा जाता है, बचाए किन चीजों को जाता है, जिससे इकोनॉमी पे फर्क पड़े। लॉयर फर्म्स टेक ओवर कर लेती है ना एथिक्स बोर्ड, जैसे मैनेजमेंट चल नहीं रही, क्लाइंट्स तो अभी भी है उनके पास, पर टॉप मैनेजमेंट उनकी सही नहीं है, थोड़ा टाइम के लिए टेक ओवर कर लिया और सही बंदे को फिर बाद में दे दी चलाने के लिए। वो कंपनीज के साथ होता है, सीए फर्म्स के साथ तो मैंने कभी सुना नहीं। सीए फर्म में तो क्या होगा कि भाई बंद हो जाएगी सीए फर्म तो क्लाइंट दूसरे सीए पास चला जाएगा, दुनिया भर के सीए बैठे हैं। टेक ओवर वगैरह ये सारी चीज़ें कंपनी में होती है कि भैया जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा है तो उस कंपनी की मैनेजमेंट को उठाया, अब गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर रही है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर से उसका ऑक्शन करके मैनेजमेंट आ जाएगी प्राइवेट। तो ऐसी चीज़ें होती है, पर सीए फर्म में नहीं होती। देखो तो आपको क्या क्या देखना है, मैटर्स दैट द फर्म कंसीडर्स वाइल रिगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ ए क्लाइंट, कि एक क्लाइंट कैसा है, उसकी रेप्यूटेशन देखोगे, बिजनेस रेप्यूटेशन, आप देखोगे उसका नेचर ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस, ये क्लाइंट क्या करता था, वसूली का धंधा करता था। फिर आप देखोगे क्लाइंट का एटीट्यूड, चेयर पे पैर रख रहा था, लेकिन यहां पर एटीट्यूड किस चीज को रेफर कर रहा है कि उसका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें देखोगे आप। फिर आप देखोगे कि क्या क्लाइंट आपकी फीस कम से कम रखना चाह रहा है। यहाँ पे वो बोल रहा था 150 रुपया देगा, फीस कम से कम क्यों रखना चाहेगा, क्यों रखना चाहेगा मैडम? ज्यादा रिसोर्सेज ना लगा पाए और काम ना कर पाए, ताकि ऑडिटर ज्यादा काम ही ना कर पाए, क्योंकि उसको भी तो अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है ना, ज्यादा लोगों को नहीं भेजेगा तो फ्रॉड पकड़ में आएगा नहीं। फिर क्या कोई वो इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है कि भैया सिर्फ साइन करो, चेकिंग वेकिंग नहीं करनी, या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है, और पिछली फर्म को ना अपॉइंट करने का दोबारा रीजन क्या था, ठीक है, ये सारी चीजें देखेगा कि भैया क्लाइंट सही तो है ना, तब जाके किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेगा। दीज आर द मैटर्स दैट द फर्म कंसीडर विद रिगार्ड्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। पढ़ लो 1 मिनट फिर आगे चलते हैं। देखो अब
उनको वाह वाही मिलेगी कि आपने कैसे क्लाइंट ढूंढे, वाह कैसे बंदे रखे हैं, वाह आप अपनी फर्म बंद कर दो तो हम भी बोल दें वाह। तो ऐसी चीज़ें ना होगा सर मैं क्या करूं, वो आदमी है कुछ भी कर रहा है, मैंने तो उसको एम्प्लॉय रखा था, वो लड़की को बता रहा है कुछ भी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये ऐसे क्लाइंट ला रहा है, बताया भी नहीं इसने, हमने अब क्या करें सर, करनी पड़ेगी उसकी ऑडिट, करना पड़ेगा साइन, वरना वो उड़ा देगा हमको, तो क्या करें। कह रहे ना भाई जिम्मेदारी किसकी है, सीए फर्म के पार्टनर की, आप फर्म चला रहे हो, आपके नाम से सब काम हो रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टॉप मैनेजमेंट को, पार्टनर को, ठीक है। अब वो कहेगा सर फिर मैं क्या करूं, यार आप पहले तो 2 चीजें करो जो मेन चीज है। पहला क्या कि बंदे ढंग के लाओ, ऐसे बंदे लाओ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें। दूसरा बैकग्राउंड चेक करो उनका, क्लाइंट भी ढंग के लाओ, अपनी फर्म में जो बंदे ऑडिटर्स अपॉइंट कर रहे हो वो ढंग के रखो। दूसरा क्लाइंट भी ढंग के लाओ, ऐसे क्लाइंट मत लाओ वसूली भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम ढंग के बंदे लाओगे तो वो ढंग के बंदे तुम्हारी फर्म को छोड़ के ना जाएं और टिके रहें, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एचआर पॉलिसीज सही बनानी पड़ेगी। एचआर पॉलिसीज यानी कि उनका ध्यान रखो कि भाई उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनको प्रॉपर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज दो, उनके साथ फेयर डीलिंग करो, उनके साथ अच्छे से बातचीत करो, ओपन कम्युनिकेशन रखो, ऐसी एचआर पॉलिसीज बनाओ, तब तो वो तुम्हारी फर्म में रहेंगे। तुम पैसे उनको दोगे नहीं, तुम एक्सपेक्ट करो कि वो रहे, तो फिर तो फुद्दू फुद्दू बंदे आएंगे जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा अब तक हमने कि प्रेसिडेंट साहब ने उसको क्या बताया कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये एक कीवर्ड है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। SQC1 SA220 दोनों सेम पेजेस पे चलते हैं, सेम 6 बातें बोलते हैं। पहली बात बोलते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, फर्म के पार्टनर की है। अब 2 चीजें देखे, पहला बोलो, अब सब बोलो, बंदे ढंग के लाओ, तुम भी बोल लो भैया, बंदे ढंग के लाओ, लोग ढंग के लाओ जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करें और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करें, इंडिपेंडेंट रहे। दूसरा क्लाइंट भी अच्छे लाओ, ऐसा ना हो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसकी इंटीग्रिटी के बारे में देख लो। फिर जब अच्छे लोग ले आए, क्लाइंट अच्छे ले आए, तो उन अच्छे लोगों को रुकाना भी जरूरी, टिकाना भी जरूरी है, उसके लिए आप एचआर पॉलिसीज अच्छी लगाओ, ठीक है। अब उनको ट्रेनिंग मिल रही है, बंदे अच्छे हैं, रुक भी गए, अब क्या होगा, क्या होगा, डांस करने के लिए आए थे बंदों को, ऑडिट होगी, क्लाइंट ले आए, बंदे ले आए, ऑडिट होगी ना, तो ऑडिट करो, ऑडिट करो और उसका रिव्यू भी करो कि क्या आपके लोगों ने जो ऑडिट करी है वो सही से करी है, कि बंदे तो अच्छे थे लेकिन अब वो टाइम पास कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, या फिर काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ समझ नहीं आया लेकिन उन्होंने कुछ भी कर दिया, तो आप रिव्यू भी तो करो ताकि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। अब आप बंदे भी ढंग के ले आए, क्लाइंट भी अच्छा ले आए, एचआर पॉलिसीज भी हैं ताकि बंदे रुके रहे, बंदे रुक भी रहे, ऑडिट भी हो रही है, आप मॉनिटरिंग भी करा रहे हो। अब लास्ट पॉइंट, अब रिपोर्ट दे दो, मॉनिटर क्वालिटी, आपने उनका रिव्यू करा लिया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का, अब इन सभी कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग भी करते रहो कि आपकी एचआर पॉलिसीज अपडेटेड हैं, बंदे जो नए हायर हो रहे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं, क्लाइंट जो नए हायर हो रहे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। एचआर पॉलिसीज फिर से मतलब अपडेटेड है और सारी चीज़ें, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार ही करी और छोड़ दिया, मॉनिटरिंग भी करते रहो। आओ पढ़ें SQC1 एंड SA220। SQC1 का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये 11.25 पेज नंबर 24। हमने समझा था चैप्टर 1 में कि एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, ऑडिट करते हो और रिव्यू करते हो। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, अदर देन अश्योरेंस देते हो। देखो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। अदर एश्योरेंस में वो फ्यूचर वाला, हाँ, प्रोस्पेक्टिव वाला या फिर और कोई आप रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो। एक सीए हम यही सारे काम करती है, तो SQC1 का ये नाम है। क्या एलिमेंट्स है इसके, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, बंदे ढंग के लाओ में एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करें, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। आप नए क्लाइंट भी ढंग के लाओ तो उसके लिए एक चीज है HR पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म।
कि आपको प्रमोट करना है इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन क्वालिटी, पार्टनर्स टू अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पार्टनर्स की। उनको एक कल्चर बनाना चाहिए ताकि क्वालिटी मेंटेन करी जा सके। एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जैसे कि इंटरनल कल्चर बोलते हो ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, क्वालिटी रिव्यू कराना, रिकॉग्निशन देना, और खुद ओपन कम्युनिकेशन करना, ये होता है एग्जाम्पल सेट करना। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। बात समझ में आई? ये है आपकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर SQC 1 में अगला पॉइंट है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फर्म को ऐसे बंदे लाने चाहिए जो एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करें। फर्म एंड इट्स पर्सनल शुड कंप्लाई विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सेकेंडली ये बोलता है कोड में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या बता रखे हैं, ये हम पढ़ के आए पहले। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ठीक है, ये सारी चीजें भी फॉलो करनी है। एंड फर्म को ये भी देखते रहना है कि क्या वो सब लोग इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट्स। फर्म को एक रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है कि इसके सभी लोग इंडिपेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। पहली पॉलिसीज थी लीडरशिप रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरी पॉलिसीज है एथिकल रिक्वायरमेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए। सच पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज से फर्म दीज शुड एनेबल द फर्म टू कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। ऐसी पॉलिसीज कि वो अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करें। पार्टनर सभी नए लोगों को बताए कि भैया आपको इंडिपेंडेंट रहना है। उनको इंडिपेंडेंस हैंडबुक देके, उनकी डिक्लेरेशन लेके, उनके प्रोग्राम करा के, फिर वो सर्कमस्टांसेस भी इवैल्यूएट करें कि कहीं किसी सर्कमस्टांस से थ्रेट तो क्रिएट नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले। किस तरह का अप्रोप्रिएट एक्शन मैडम? देखो देखो मैंने इसमें क्या बताया कि फर्म को एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि उसके सभी बंदे क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। तीसरा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस से कंप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। पॉलिसीज किस तरह की बनाई जा सकती हैं, जैसे कि कम्युनिकेट करना कि भैया आपको इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंस हैंडबुक देके, ट्रेनिंग देके, डिक्लेरेशन लेके कि आप इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, मॉनिटर करती रहे ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से इंडिपेंडेंस पे थ्रेट क्रिएट हो सकता है, जैसे कि पढ़े ना हमने थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, साम नाम दंड भेद। हाँ यही वाले। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस उसको दिखते हैं तो इसको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि या तो उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करे, रिड्यूस करे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, या फिर एंगेजमेंट से विड्रॉ कर ले। ठीक है, ये बोलते हैं देयर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म इन द फर्म बाय विच एंगेजमेंट पार्टनर सब प्रोवाइड द फर्म विद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। पार्टनर जो है सभी लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। दूसरा, जो लोग हैं वो भी अनोनिमसली फर्म को, पार्टनर को बता सके कि भैया इस बंदे की इंडिपेंडेंस पे थ्रेट क्रिएट हो सकता है, जैसे कि कोई हॉटलाइन नंबर अनोनिमस। ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड, उसी वक्त नोटिफाई कर देने चाहिए। एंड फर्म को एटलीस्ट एनुअली रिटर्न कंफर्मेशन लेनी चाहिए कि भैया तुम सब लोग इंडिपेंडेंस हो ना, इंडिपेंडेंस फॉलो कर रहे हो। बात समझ में आई? क्या पढ़ा अभी तक हमने? SQC 1 में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है, उसको कल्चर मेंटेन करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर अगला एथिकल रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंस फॉलो करनी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए किस तरह की, जैसे कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस करना चाहिए, और एलिमिनेट करना चाहिए ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस को मॉनिटर करना चाहिए कि कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो एलिमिनेट, विड्रॉ या फिर रिड्यूस। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। आप क्लाइंट के बारे में क्या क्या चीज़ें देखोगे? देखो, क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट आप किन किन केसेस में करते हो? दो केसेस में करते हो, या तो आपका नया क्लाइंट होगा या फिर पुराना क्लाइंट होगा। नया क्लाइंट होगा तो एंगेजमेंट भी नहीं रहेगी, पुराना क्लाइंट होगा तो या तो नई एंगेजमेंट या पुरानी एंगेजमेंट, या तो नया क्लाइंट या पुराना क्लाइंट। नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट, पुराने क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या पुरानी एंगेजमेंट। समझ में आती है चीजें? ठीक है, ये छोटा सा मैंने चार्ट भी बना रखा है, न्यू क्लाइंट की न्यू एंगेजमेंट। अब देखो, एक ऑडिटर क्या क्या चीजें देखेगा? ही शुड एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट,
इंटीग्रिटी और कंप्लायंस किसका? क्लाइंट का। कॉम्पिटेंस किसकी? हमारी। ठीक है, एक बारी वो चार्ट पे आओ, ब्लू वाले जो मैंने एरो वाला बना रखा है। ऑडिट एंगेजमेंट किन किन तरीकों से हो सकती है? या तो नया क्लाइंट होगा या पुराना क्लाइंट होगा। नए क्लाइंट की न्यू एंगेजमेंट, पुराने क्लाइंट की या तो न्यू एंगेजमेंट या पुरानी एंगेजमेंट। क्या क्या चीजें चेक करते हैं? इंटीग्रिटी और कंप्लायंस क्लाइंट की। कॉम्पिटेंस किसकी? हमारी। ठीक है, हम चेक करेंगे। फिर वही वाली बात लिखी हुई है आगे, न्यू क्लाइंट, एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, न्यू एंगेजमेंट, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर मैटर्स दैट द फर्म कंसीडर विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, क्या क्या चीजें कंसीडर करेगी? रेपुटेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, हाँ नेचर ऑफ बिजनेस, एटीट्यूड, फीस लो एज पॉसिबल, ये सारी चीजें। ठीक है, पढ़ ली हमने। फिर आपकी एचआर की पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सनल। आपकी एचआर पॉलिसीज में पहली बात तो ये होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर लोग हैं, सफिशिएंट लोग हैं कि ऑडिट करी जा सकती है। दूसरा, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, कॉम्पिटेंस भी है। ऐसा नहीं कि पूरे लोग तो हैं पर सब आर्टिकल हैं, सीए कोई है ही नहीं। ठीक है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, कॉम्पिटेंस भी है टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एंड एनेबल द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर टू इशू रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट। उसको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लगानी चाहिए दैट शुड एड्रेस रेलिवेंट एचआर इश्यूज, जैसे कि क्राइटेरिया फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब तक हमने क्या पढ़ा कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पार्टनर की। वो क्या क्या देखेगा कि बंदे ढंग के लाओ और क्लाइंट ढंग के लाओ। बंदे ढंग के लाओ तो बंदे रुकेंगे कब? एचआर पॉलिसीज होंगी। ये चारों पॉइंट हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब उसके बाद बंदे आगे, क्लाइंट आगे, रुके भी हुए, अब ऑडिट करो, ऑडिट करो और उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू कराओ। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। कि बंदे ने जो ऑडिट करी आप उसका रिव्यू करो। इसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। रिव्यू किन किन चीज़ों का करते हैं? जो ऑडिट टीम ने जजमेंट ली और जो कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि भैया ठीक है क्या नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो किस किस के बीच में। देखो, ऑडिट करते टाइम टीम एक दूसरी टीम से, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेती है कि भैया ऐसे कर लें क्या, वैसे कर लें क्या। तो या तो उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एक्सपर्ट कुछ और कह रहे हैं, हमारी टीम कुछ और कह रही है, विद इन द एंगेजमेंट टीम एंड विद दोज हु कंसल्टेड। या फिर एंगेजमेंट टीम ने अपने पार्टनर को बताया कि भैया वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, पार्टनर कह रहे हैं नहीं ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दो, मैं अपने आप देख लूंगा। अब विद बिटवीन पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो उसके लिए भी फर्म के पास पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो आप कहाँ जाओगे, कि आप किसी तीसरी फर्म के पास जाओगे या किसी रेगुलेटरी बॉडी के पास जाओगे। द मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म, लाइक बाय कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर और अ प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। किसको आप कंसल्ट करोगे, इसके लिए आपके पास पहले से ही प्रोसीजर होना चाहिए। फिर फाइनल एंगेजमेंट फाइल की असेंबली करनी है आपको 60 दिनों के अंदर अंदर, और अदर केसेस में जब आपकी लिमिट अप्रोप्रिएट हो तब तक आप कर दो। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? हमारी, यानी कि ऑडिटर की, फर्म की, जो ऑडिट फर्म है। ठीक है, फर्म क्या क्लाइंट को दिखा सकती है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन? उसकी मर्जी है, एट इट्स डिस्क्रिशन दिखा सकती है, जब दो चीजें ना हो, प्रोवाइडेड उसकी वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म अंडरमाइन ना हो एंड इंडिपेंडेंस हैम्पर ना हो। ठीक है, कब तक रखनी है एंगेजमेंट पीरियड, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन? 60 दिन। सुनो, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कब तक रखनी है? इट शुड बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट, जो कि लोग इसको मॉनिटर करने वाले वो देख लें। इन स्पेसिफिक केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिटेंशन पीरियड कम से कम 7 साल तो होना ही चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक छोटा सा चार्ट है, एक बारी फटाफट देख लेते हैं उसको। ऑडिट फिनिश हो गई, हमने पढ़ा था ऑडिट कराई, ऑडिट फिनिश हुई, अब आप रिव्यू कराओ। रिव्यू कराओगे तो या तो सब एग्री हो जाएंगे तो रिपोर्ट इशू कर दो, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो कंसल्ट करो और फॉलो करो प्रोसीजर्स कि भैया थर्ड पार्टी से कंसल्ट करना है, रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करना है। फिर कंसल्ट करके रिपोर्ट इशू करोगे, आपको
एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करना पड़ेगा, एंगेजमेंट फाइल बनानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन हर एक पॉइंट पर होना चाहिए। ट्रेन वाली कहानी सुनाई थी तुम्हें। पॉलिसीज बनानी चाहिए सेफ कस्टडी के लिए एंड रिट्रीवेबिलिटी के लिए, कि आपने डॉक्यूमेंट बनाए तो सब कुछ थे, अब पता नहीं कहाँ पड़े हैं, ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। मैनी और डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्लोज कर सकता है एट हिज डिस्क्रिप्शन एंड एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखनी है। फिर है लास्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग। द फर्म शुड इंश्योर दैट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द सिस्टम आर रेलिवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस। की हमने बना नहीं दी है, वो ऑपरेट भी कर रही है इफेक्टिवली और हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिस में भी चल रहा है। ठीक है, जैसे बंदे हमने कहा था कि हायर होनी चाहिए वैसे ही हायर हो रहे हैं, उन्हीं पॉलिसीज के हिसाब से ही काम चल रहा है। ये है मॉनिटरिंग। ये था आपका SQC1। हमने क्या 6 चीजें पढ़ी इसमें, फट बोलो, सब बोलो, सब। लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, फिर बंदे ढंग के लाओ जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करें, और क्लाइंट ढंग के लाओ। ठीक है, उनको ऑन बोर्ड करने से पहले उनकी इंटीग्रिटी देखो। फिर बंदे ढंग के कब रुकेंगे, जब HR पॉलिसी सही होगी। बंदे आ गए, क्लाइंट आ गया, अब ऑडिट कराओ। ऑडिट कराएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना पड़ेगा। रिव्यू करा ली, पॉलिसी सारी बना दी, अब उन सब पॉलिसीज को मॉनिटर भी करते रहो। ये था आपका SQC1। SQC1 अप्लाई होता है पूरी फर्म पे, चाहे वो फर्म रिव्यू करे, ऑडिट करे, अदर अश्योरेंस दे या रिलेटेड सर्विस दे। एस से बोले तो एस की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो एस से सिर्फ ऑडिट के लिए लगता है, और ये SA 220 सेम सारी बातें करता है ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में। SQC1 हर एक चीज पर लगता है। आओ SA 220 पढ़ते हैं। SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। SA 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1, कि फर्म को SQC1 वाली सारी चीजें फॉलो करनी ही है। ठीक है, द ऑडिट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है और जो रिपोर्ट हम इशू कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है। फिर से इट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ SQC1। जो SQC1 बोलता है ये भी वही बोलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे पहले बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट टर्म, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। आओ पहले पेज पे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सुनो, ऑडिटर था, CA फर्म का पार्टनर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बंदे ढंग के लाना, क्लाइंट ढंग के लाना, सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाँ पार्टनर की। लेकिन अब अच्छे ढंग के बंदे आ चुके हैं, क्लाइंट ढंग के आ चुके हैं, अब हम ऑडिट तब शुरू करेंगे जब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका है, ऊपर का बंदे आ चुके हैं, ऑडिट शुरू हो चुकी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं एंगेजमेंट पार्टनर की, जो भी एंगेजमेंट कर रहा है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बंदा ऑडिट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ओवरऑल क्वालिटी, कि सब पूरी क्वालिटी मेंटेन रहे और अप्रोप्रिएट मैसेज टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम वो पहुंचाता रहे, जो भी काम के मैसेजेस हैं। ठीक है, ऑडिट क्वालिटी के लिए किन किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है वो उनको बताता रहे, कि भैया अपना काम ऐसा करना कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। मिल रहा है? वो इन सब एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम मेंबर्स को समझाएगा कि ऑडिट क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि काम ऐसा करना जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। टीम को बता रहा है, हाँ, पार्टनर अपनी टीम को बता रहा है, क्यों जरूरी है ऑडिट क्वालिटी। हाँ, इंपॉर्टेंस है ऑडिट क्वालिटी। और उसमें क्या क्या बताएगा कि अपना काम करना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज जैसे कि ट्रेनिंग आवर्स है, क्वालिटी रिव्यूज है, उन सबका पालन करना, ऑडिट रिपोर्ट सही इशू करना, एंड अगर कोई भी कंसर्न हो तो बिना किसी डर के मुझसे आके बात कर लेना। ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। और वो बताएगा कि क्वालिटी एसेंशियल है फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। क्या क्या बताया उसने? पहली बात तो है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, काम में क्वालिटी हो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कि आपका काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, फर्म की क्वालिटी मेंटेन, फर्म की पॉलिसीज फॉलो हो, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू और कंसर्न बिना किसी डर के रेज कर पाओ। ठीक है, पढ़ें आगे। दूसरा है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाई करेगा थ्रेट। ये भी वाला पॉइंट हो गया, क्वालिटी एसेंशियल।
हाँ हाँ, नीचे देखो ना कि क्वालिटी ज़रूरी है, एक तो ये बताए, और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें आपको करनी है वो उसने बता दिया। ये वही वाले ऊपर वाले बात। हाँ, ऊपर वाले बात, ठीक है। फिर है एथिकल रिक्वायरमेंट, वो आइडेंटिफाई करे भैया थ्रेट, कोई भी सेफ गार्ड, मतलब इंडिपेंडेंस को कोई भी थ्रेट आ रहा है वो भी मॉनिटर करता रहे, एलिमिनेट करे ऐसे सर्कमस्टांसेस को, रिड्यूस करे एंड टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल, अप्रोप्रिएट एक्शन ले कि उस एक्टिविटी को एलिमिनेट करे, विड्रॉ कर ले ऑडिट से। फिर है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट कैसा होता है, या तो नया क्लाइंट होता है या पुराना क्लाइंट होता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर, सीए फर्म का पार्टनर नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर देख के उस नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट लेने से पहले और पुराने क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या पुराने एंगेजमेंट, सब कुछ लेने से पहले क्या क्या देखता है, क्या क्या देखता है, इंटीग्रिटी और कंप्लायंस किसका, क्लाइंट का, और कॉम्पिटेंस हमारी, ये सारी चीज़ें देखें कि हम फुलफिल कर पाएंगे क्या नहीं, ठीक है। बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू क्लाइंट, when deciding whether to continue an existing engagement, considering the acceptance of a new engagement with an existing client. Information like integrity of owners, competence of the team, compliance with relevant ethical requirement, and significant matters arisen during the current or previous year audit. पिछले साल हमने कोई ऐसी चीज़ ढूंढी थी, गलती ढूंढी थी, सिग्निफिकेंट मैटर था, इस साल हम उसको भी कंसिडर करके चलेंगे कि भैया पिछले साल वाली गलती दोबारा तो नहीं करोगे। फिर है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर दैट द एंगेजमेंट टीम एंड एनी ऑडिटर एक्सपर्ट हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम कलेक्टिवली हैव द अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। आपकी टीम इतनी काबिल है कि वो इस कंपनी का ऑडिट कर सकती है, या फिर जो भी एक्सपर्ट्स आपकी टीम में उनके साथ मिलके इतनी काबिलियत है कि ऑडिट करा जा सकता है। ये तो कॉम्पिटेंस में हमने देख लिया ना, ये दोबारा क्यों बता रहा है? कॉम्पिटेंस में हमने देख लिया, मतलब कॉम्पिटेंस में हमने देख लिया ना, हमने कॉम्पिटेंस में देखते हैं, SQC 1 में देखा था ना। इसमें ऊपर वाले में भी तो अभी इस वाले में बताया था हमने। हाँ, कॉम्पिटेंस देखो, एक एंगेजमेंट पार्टनर है, उसके अंदर बहुत सारे मैनेजर्स काम करते हैं, बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स काम करते हैं, ठीक है, 10 टीम होती है उसके अंदर, पार्टनर के अंदर। EY में मैं बता रहा हूँ ऐसे होता था, और सारी फर्म्स में ऐसे होता है, एक पार्टनर के अंदर बहुत सारी टीम्स होती हैं। तो वो बोल रहा है कि पहले तो आप देखो कि आपकी कॉम्पिटेंस है क्या नहीं। कॉम्पिटेंस है, आपने देख ली भैया बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। फिर अब 4 क्लाइंट है तो उसमें टीम बांटोगे, तो टीम भी आप ऐसी बांटो विद एक्सपर्ट्स कि वो उस टीम उस क्लाइंट के लिए सही हो, काम कर पाए, उसके अंदर इतनी कॉम्पिटेंस है। बंदे तो बढ़िया थे लेकिन आपने सारे एक क्लाइंट पे लगा दिया, और जो फुद्दू फुद्दू थे दूसरे पे लगा दिया, तो अब उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट में वो ये बोल रहा है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। फिर है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू कराना, रिव्यू उस पार्टनर को रिव्यू करना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू करने से पहले, ठीक है। इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। एंगेजमेंट पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंश्योरिंग कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन आपकी टीम ने ले ली है एक्सपर्ट से। बात समझ में आई? एंगेजमेंट पार्टनर को देखना है कि उसकी टीम को जहां दिक्कत आ रही है वो कंसल्टेशन ले ले अप्रोप्रिएट। फिर एंगेजमेंट पार्टनर ही देखेगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है उसको अपॉइंट कर लिया है, सिग्निफिकेंट मैटर्स उसके साथ डिस्कस करेगा, और जब तक वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा नहीं हो जाता तब तक ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डालेगा कि भैया आज मेरी ऑडिट कंप्लीट हो गई। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो करेगा। ये सारी बातें समझ में आती हैं? ये इंश्योरिंग अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन क्या है? पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि अगर उसकी टीम को कहीं दिक्कत आ रही थी तो उनकी टीम ने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली फ्रॉम द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन करेगा ताकि उस एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स अ मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द सिस्टम विद रीजनेबल एश्योरेंस कि उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो हो रही हैं, रेलिवेंट है, एडिक्वेट है और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही हैं जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी। इन चीज़ की मॉनिटरिंग करता रहेगा। एंगेजमेंट पार्टनर कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा, जैसे कि जो भी इश्यूज उन्हें ऑडिट करते टाइम आए, जो भी इश्यूज मिले, ठीक है। दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंट करेगा कि उन्होंने हर एक
पॉइंट पे, हर एक कदम पे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई किया है। तीसरा, उन्होंने एक्सेप्टेंस से पहले क्या क्या चीज़ें देखी थी और फिर फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। एंड कंक्लूजन का नेचर एंड स्कोप फ्रॉम द कंसल्टेशन अंडरटेकन, कि भैया हमें इस चीज़ में समझ नहीं आ रहा था तो हमने कंसल्टेशन ली, उन्होंने ये समझाया और हम इस नतीजे पे पहुंचे। ये 4 चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा। क्या क्या? इश्यूज आइडेंटिफाई, जो जो चीज़ें मिली, इंडिपेंडेंस हमने फॉलो करी है। तीसरा, हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखी थी और हम किस नतीजे पे पहुंचे। एंड लास्ट में हमने जो भी कंसल्टेशन ली उसको भी डॉक्यूमेंट करेगा। ठीक है, आपका SQC1 एंड SA 220 यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसके साथ ही आपका खत्म होता है चैप्टर 11 पूरा। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? खत्म करें आज की क्लास को? कि सर प्लीज़ खत्म करो ना, कब से तो कह रहे हैं।